अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है पोल्ट्री फार्मिंग की नए और एक वीडियो में दोस्तों। तो आज डिस्कशंस करेंगे 2 दिन का जो मैनेजमेंट है पोल्ट्री फार्मिंग में वो कैसे किया जाता है। तो 2 दिन का मैनेजमेंट का वीडियो पिछले भी चालान में, उसके पहले की चालान में बहुत सारी वीडियो मैंने 2 दिन का मैनेजमेंट में अपलोड किया है। लेकिन अभी जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो विंटर का सीज़न का जो टाइम है उस टाइम का 2 दिन का मैनेजमेंट दोस्तों। तो इसके लिए हमेशा टाइम शेड्यूल ध्यान रख के उसको मैनेजमेंट पे कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत फार्मर भाई क्या कहते हैं, जब गर्मी का जो 2 दिन का मैनेजमेंट है उसका जो शेड्यूल है वो विंटर में चला देते हैं। तो उसके लिए जो अच्छा जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हो तो उसका वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा। तो उसको पहले जाके देखो, उसके बाद 2 दिन का मैनेजमेंट ट्राई कीजिए। आशा करता हूँ कि बहुत सारी नए नए इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको मिलेंगे जो आने वाले टाइम में आपके पोल्ट्री फार्मिंग का मैनेजमेंट में, या फिर अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो तो उसको सीखने में बहुत मदद होगी दोस्तों। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका मेडिसिन। तो आज मैं बहुत सारे मेडिसिन जो आज दूंगा वो मैंने निकाल के रखा है। वो मैं क्यों दूंगा और किसी डोज में दूंगा, उसका देने का रीजंस क्या है, वो वीडियो के एंडिंग में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। आगे बाढ़ को मैं दिखा देता हूँ कि बाढ़ का कंडीशंस कैसा है, बाढ़ का मैनेजमेंट कैसा है। उसके बाद दोस्तों मेडिसिन का बारे में बात करेंगे दोस्तों आ चुका हूँ मैं फार्म के अंदर, और अभी 2 दिन है और 2 दिन में जो हीटिंग का इशू होता है फार्म के अंदर, थोड़े थोड़े जो टॉक्सिक एमोनिया गैस की एक सैंपल होने लगती है, भाप होने लगती है गर्मी की वजह से, वो होना शुरू हो चुका है। तो इसके वजह से दोस्तों जो पेपर के ऊपर जो एक लेयर आ जाती है, जो बाढ़ पॉटी करते हैं, फीड इनटेक करते हैं, तो उस लेयर के वजह से भी एक बदबू आना शुरू होता है। तो उसके लिए जो अंदर का जो पर्दा है वो सुबह के टाइम टेम्परेचर के हिसाब से आप खोल सकते हो। तो अभी मैं बाहर की तरफ इस तरफ एक पर्दा खोल दिया हूँ, जैसे कि वेंटिलेशन जो एयर है, जो अंदर का जो बाहर का जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके, और अंदर का जो लेयर है वो जो बदबू है वो बाहर जा सके। लेकिन उस तरफ का या फिर कोई भी और तरफ का मैंने पर्दा नहीं खोला, जैसे कि हवा ना बहे, इस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात है कि अंदर की तरफ एक पर्दा था, इसको भी मैंने खोल दिया है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक टेम्परेचर शेड्यूल है, यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर है। इसका मतलब अगर इस टेम्परेचर अभी है 25 से 26 डिग्री के ऊपर, तभी आप पर्दा को खोलिए। अगर उससे नीचे है, 20 डिग्री से नीचे है, तो पर्दा मत खोलिए, उसको बाढ़ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो पहली बात तो है, आप देख सकते हो मैंने पिछले दिन जगह जगह पर बहुत ज़्यादा फीड दे दिया था, तो कुछ फीड अभी भी बाँचे हैं टायर फीडर के ऊपर या बहुत जगह के ऊपर। तो इस फीड को देने की कारण दोस्तों यही है कि बाढ़ ज़्यादा से ज़्यादा फीड इंटेक करे। अगर ज़्यादा फीड इंटेक ना करे तो क्या आता है कि बाढ़ में दिक्कतें आती है, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आती है। तो फीड कोशिश कीजिए दोस्तों जितने ज़्यादा बाढ़ को खिलाया जाए उतने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका एफसीआर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। किंतु आने वाले टाइम में अगर फीड इंटेक दोस्तों अच्छे से नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में पर प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो अभी तक मैं जो देख रहा हूँ, पेपर का जो इस्तेमाल किया था बोर्डिंग के ऊपर, वो पेपर एकदम अच्छा ही है लगभग। इसका मतलब एकदम ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि गर्मी के टाइम में या फिर बरसात के टाइम में एक दिन के अंदर पेपर ख़राब हो जाता है, वो पेपर हम फेंक देते हैं। लेकिन आज जो फीडर के नीचे जो पेपर में इस्तेमाल करूँ, न्यूज़पेपर, वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। तो इसके लिए जो पेपर आज मैं उसको नहीं फेंकूँगा, मैं कल फेंकूँगा। और जो फीडर टायर फीडर इस्तेमाल करूँ उसमें मैं फीड ऐड करता रहूँगा, जैसे कि बाढ़ का फीड इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा हो। हॉपर में या फिर टायर फीडर में या फिर टर्बो फीडर में आपके पास जो भी है, उसमें बाढ़ इतना फीड इंटेक नहीं करता जितना इस जो फीडर टायर फीडर है, या फिर बाहर की तरफ आप फीड देंगे जगह जगह पर, छोटे बाढ़ वहाँ से ही ज़्यादा फीड इंटेक करता है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों ज़रूर ध्यान दीजिए, और टाइम पे 15 मिनट 20 मिनट के बाद बाढ़ को डिस्टर्ब कीजिए, जो बाढ़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करे। तो पानी इंटेक अगर कम कर दे तो किडनी का प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बाहर की तरफ जो टेम्परेचर है वो नेचुरल है, बहुत ही कम है। तो नेचुरल टेम्परेचर में क्या होता है कि एक दिक्कत आती है कि बाढ़ का जो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आती है। तो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आने की जो वजह है, उसका यही वजह है कि उसका जो पानी और फीड का इंटेक कम है। 1 kg फीड अगर इंटेक करे तो पानी 3 लीटर इंटेक करे। तो इसके ऊपर दोस्तों ज़रूर फोकस दीजिए, क्योंकि इसको फोकस देने से आपको एक्चुअल रिज़ल्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। तो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं है जो 1-2 दिन का मैनेजमेंट में किया जाता है,
सिर्फ वही मैं कर रहा हूँ। लेकिन टाइम टाइम पे थोड़े बहुत जो सिक्स सेंस आपका एक्टिव रहना चाहिए कि इस शेड्यूल में बाढ़ का कंडीशंस देख के उसको ट्रीटमेंट कीजिए। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि रात में अगर हीटिंग का प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी फार्म में होते हैं कि रात में वो अच्छे से नहीं हीट दे पाता, तो इसके लिए भी एक डिजीज़ आते हैं जिसको बंगाली में बोला जाता है जल जमा। तो एक होने की रीज़न्स होता है कि बाढ़ के अंदर एक पानी जम जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो बाढ़ है वीक बाढ़ हो जाती है, या फिर जो लैम बाढ़ के जो सेक्टर में बहुत बाढ़ चली जाती है। तो इसके लिए दोस्तों हमेशा फोकस कीजिए आपका जो हीटिंग का इशू है, जो वेंटिलेशन है और टाइम टाइम पे जो लीटर का कंडीशंस है वो हमेशा सही रहे। तो अभी छोटे बाढ़ है तो लीटर का कोई भी डिस्टर्बेंस अभी नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ जो हीट आप दे रहे वो हीट जेनो सही से पाए, सही टाइम पे पाए, और अंदर का जो एयर का वेंटिलेशन है वो अगर सही हो जाए बस, और आप कुछ भी नहीं ज़रूरी थे, यही सही आपका अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा दोस्तों। तो अभी चलते हैं फार्म के ऑफिस रूम में और देखते हैं कि कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। दोस्तों कुछ मेडिसिन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जो मैं अभी इस्तेमाल करूँगा। बेसिक सा मेडिसिन है, कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं है जो बाढ़ को अभी देना ज़रूरी है। तो एक है दोस्तों, ये एसिडिक एसिड है जिसका काम है पानी का जो पीएच लेवल है वो कंट्रोल रखे। क्योंकि पानी का पीएच लेवल जब कम रहेगा तो क्या होगा कि पानी का जो 6 से 6.5 का जो पीएच है वो पानी बाढ़ के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें बाढ़ के इकोलाई जैसे बहुत बड़ी डिजीज़ है उसमें बाढ़ को बचाए रखते हैं। तो पानी का पीएच कंट्रोल करने के लिए हमें एसिडिक एसिड मंगाया है कंपनी से, और पानी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया फंगस बाढ़ को इन्फेक्ट ना करे इसके लिए मैं क्लोरीन टैबलेट का इस्तेमाल करूँगा। वो आज से ही मैं स्टार्ट कर दूँगा दोस्तों। और सुबह के टाइम में बाढ़ में इम्यूनिटी का प्रॉब्लम ना आए इसके लिए एक मेडिसिन है इम्यूनिटी बूस्टर, जिसको पीनिया मेसी बोला जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर में बाढ़ में इम्यूनिटी का प्रॉब्लम ना आए और कम से कम आए, इसके लिए दोस्तों पीनिया मेसी में इस्तेमाल करूँगा। पीनिया मेसी का अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर है जो कंपनी का खुद में मैन्युफैक्चर होता है और कंपनी हमें दे देते हैं। तो वो एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो सुबह के टाइम सिर्फ एसिडिक एसिड पानी से मैं इम्यूनिटी बूस्टर इस्तेमाल करूँगा, क्लोरीन टैबलेट ना दूंगा, क्योंकि क्लोरीन टैबलेट से जो इम्यूनिटी बूस्टर जो होता है उसका विक्रिया करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ एसिडिक एसिड से मैं दूंगा इम्यूनिटी बूस्टर। और इम्यूनिटी बूस्टर का जो डोज है लगभग 1000 बाढ़ में आप 50 ml के हिसाब से छोटे बाढ़ में दे सकते हो। इसका मतलब 2500 बाढ़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 130 ml के आसपास मुझे लगेंगे। और दोपहर के टाइम के बाद बाढ़ में शरीर ठंडा रखने के लिए, बॉडी को टेम्परेचर के बचाए रखने के लिए हमेशा इस्तेमाल कीजिए इस विटामिन सी वाला एक इलेक्ट्रोल पाउडर बोला सकते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर ये देने से बाढ़ में जो इलेक्ट्रोल कॉम्पोजिशंस होते हैं, बहुत सारी मिनरल्स होती है, तो हर एक चीज़ का जो बैलेंस रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक इलेक्ट्रोल पाउडर है। तो दोपहर के टाइम से रात से पहले या मैं शाम के टाइम तक मैं इस्तेमाल करूँगा ये जो पाउडर है, जिसको विटामिन सी भी उसके साथ है। ये एक इलेक्ट्रोल पाउडर है, अच्छी क्वालिटी का एक इलेक्ट्रोल पाउडर है। इसका इस्तेमाल दोस्तों दोपहर के बाद करूँगा। और रात के टाइम के लिए छोटे बाढ़ के लिए आम दूंगा एमोक्सिलिन, एक पाउडर है, अच्छा पाउडर है। ये है एंटीबायोटिक बहुत सारी होती है, छोटे बाढ़ में होते हैं, बड़े बाढ़ में होते हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक है जिसको इस्तेमाल करने से बाढ़ में जो क्षमता है, हर एक में जो रोग से प्रतिरोध करने का जो क्षमता हो जाती है, हर एक डिजीज़ से जो लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देती है दोस्तों। तो इम्यूनिटी बूस्टर एक टाइम देने से इम्यूनिटी का जो शॉर्टेज है वो कवर हो जाएगा। बॉडी को ठंडा रखे, लेकिन ये इलेक्ट्रोल पाउडर का इस्तेमाल करूँगा। और रात के टाइम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करूँगा पूरे रात के पानी में। ये सिर्फ नॉर्मल पानी से इस्तेमाल होगा। और इलेक्ट्रोल पाउडर आप एसिडिक एसिड क्लोरीन टैबलेट वाला पानी से दे सकते हो। एसिडिक एसिड क्लोरीन टैबलेट देने का मतलब यही है दोस्तों कि पानी का पीएच लेवल सही है और पानी में पॉइजनस बैक्टीरिया ना हो। लेकिन इसके साथ अर्थात इम्यूनिटी बूस्टर के साथ अगर आप एसिडिक एसिड देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लोरीन टैबलेट मत दीजिए। और जो रात के टाइम जब पानी देंगे, रात के टाइम जब पानी होगा उसमें एंटीबायोटिक आप जब देंगे तो एसिडिक एसिड और क्लोरीन टैबलेट मत दीजिए। सिर्फ जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ नॉर्मल पानी से ही दीजिए। उसका डोज़ है, हर एक चीज़ का डोज़ है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से, ये 2 पाउडर का। और इसका जो डोज़ है 1000 बार में 50 ml के हिसाब से। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ है आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और जितने ज़्यादा हो सके हम कमेंट का रिप्लाई देने की दोस्तों कोशिश करेंगे। तो ये था 2 दिन का मैनेजमेंट। आने वाले टाइम में बहुत सारे पोल्ट्री फार्मिंग के वीडियो दोस्तों अपलोड करूँगा। जय हिंद दोस्तों।